जय श्री कृष्णा दोस्तों हम अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ चार्ज, इसमें 3 पॉइंट थे कि सर ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रॉफिट एंड बिजनेस के लिए ना हो, और बिल्डिंग की बात कर रहे थे, उसके साथ में अटैच्ड लैंड है उसकी बात कर रहे थे, वो 3 चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसका हमने बात देखा सर डीम्ड ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 27। डीम्ड ओनरशिप में बहुत सारे पॉइंट्स थे कि ये अगर केसेज होंगे तो डीम्ड ओनर आप माने जाएंगे, और तभी बात आगे बढ़ेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी की। नाउ अब जो हम पॉइंट आज कवर करने जा रहे हैं, एक सेकेंड, वो रहेगा व्हेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर कब इनकम टैक्सेबल नहीं होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन केसेज में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। फर्स्ट, इफ लेटिंग इज ओनली इंसिडेंटल एंड सबसर्वेंट टू द मेन बिजनेस ऑफ द एसएससी। मतलब मेरा एसएससी का या फिर मेरे इंडिविजुअल का काम नहीं है रेंट पे चढ़ाना, इंसिडेंटली मतलब ऐसे ही अचानक से या फिर किसी भी तरीके से एक रेंटल इनकम हो गई, तो ऐसे को हम टैक्स नहीं करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि उसका मेन बिजनेस क्या है, रेंट पे चढ़ाना नहीं है। उस बिजनेस के चक्कर में बिजनेस का काम कर रहा था वो, उसकी वजह से कोई इंसिडेंटली रेंटल इनकम हो गई। उसका मेन काम क्या, बिजनेस करना, बिजनेस की वजह से कोई इंसिडेंटली, रेगुलर इनकम नहीं, इंसिडेंटली कोई रेंटल इनकम अगर हो गई तो वो सर टैक्स नहीं करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो फिर सर ऐसे रेंटल इनकम को कहाँ करेंगे, क्योंकि आपने तो बताया था कि रेंटल इनकम है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा। तो दोस्तों वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर रेंटल इनकम तो है लेकिन फिर भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया। तो फिर जब बिजनेस से रिलेटेड हो गया तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में चला जाएगा। बट इज चार्जेबल अंडर दी हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पहला पॉइंट सर इतना समझ में आ गया कि अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई इंसिडेंटली हमारी रेंटल इनकम हो जाती है तो ऐसे रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करेंगे, उसको टैक्स करेंगे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है, चलो जी सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। कंपोजिट रेंट, मिला हुआ रेंट, कंपोजिट मतलब होता है इकट्ठा, है ना, कंपोजिट रेंट। इफ apart from recovering rent of the building, in some cases the owner gets rent of other assets। बिल्डिंग का तो रेंट मिलता ही है, लेकिन ओनर को कई बार फर्नीचर का भी रेंट मिल जाता है, प्लांट एंड मशीनरी का भी रेंट मिल जाता है, और ही चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग, या कुछ बिल्डिंग में कुछ और सर्विसेज दे रहा है जिसके बदले में वो चार्जेस कर लेता है रेंट के साथ साथ, सिक्योरिटी चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, एयर कंडीशन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, जितने भी हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ हैं उनमें ये सारे जो चार्जेज हैं ये चार्ज किए जाते हैं रेंट के साथ। द अमाउंट सो रिकवर्ड इज़ नोन एज कंपोजिट रेंट। तो इन सब को मिला के जो अमाउंट आता है ना, जैसे कि भाई मान लो रेंट हो गया, उसके साथ में फर्नीचर का रेंट, मशीनरी रेंट, सिक्योरिटी चार्जेस, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एसी चार्जेस, सारे मिला के जो आता है ना वो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट रेंट। तो सिर्फ कंपोजिट रेंट को फिर ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए, क्या पूरे के पूरे कंपोजिट रेंट को टैक्स कर दें, तो वो है देखो, फॉलोइंग इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट। ए, वेयर कंपोजिट रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। जब कंपोजिट रेंट में बिल्डिंग का भी रेंट हो और बहुत सारे सर्विसेज के भी चार्जेस रिसीव कर रहे हो, तो ऐसे केसेज में क्या करें, इन सच सिचुएशन कंपोजिट रेंट इज टू बी स्प्लिट अप। तो कंपोजिट रेंट को बांटा जाएगा, स्प्लिट अप मतलब बांटा जाएगा, टुकड़े किए जाएंगे। एंड अमाउंट ऑफ सर्विसेज इज चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फिर अब वो जो स्प्लिट करने के बाद जो कुछ हिस्सा उसके बिजनेस के हेड में चला जाएगा, कुछ हिस्सा उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, फिर जो बच जाता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, एज द केस में भी। एंड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ रेंटल पार्ट जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कर देंगे, बाकी के अदर सर्विसेज के चार्जेज हैं वो बट जाएंगे, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में चला जाएगा, पीजीबीपी हेड में चला जाएगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू स्प्लिट अप द अमाउंट। ये रूल एप्लीकेबल होगा चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो स्प्लिट करना। नाउ बी, वेयर कंपोजिट रेंट इज rent of letting out of building and letting out of other assets
जब कंपोजिट रेंट मिल रहा है बिल्डिंग के बदले, बिल्डिंग का भी रेंट मिल रहा है और अदर असेट का भी रेंट मिल रहा है, फर्नीचर का, प्लांट का, एंड टू लेटिंग आर नॉट सेपरेबल, और दोनों को अलग अलग रेंट पे चढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो लेटिंग ऑफ वन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर पार्टी विदाउट लेटिंग ऑफ अदर। कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाला बोलता है भाई देखो मुझे बिल्डिंग के साथ फर्नीचर भी चाहिए, बिल्डिंग के साथ प्लांट भी चाहिए, तभी मैं रेंट पे लूंगा, अदरवाइज मैं तो लूंगा ही नहीं। मतलब लेटिंग ऑफ वन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, भैया ऐसा घर मुझे लेना ही नहीं, ऐसी बिल्डिंग मुझे चाहिए ही नहीं, रख लो अपने पास। अगर मुझे फर्नीचर नहीं दे सकते, प्लांट नहीं दे सकते, तो मैं तो नहीं लेता ऐसे रेंट पे। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, इन सच सिचुएशन इनकम इज टैक्सेबल ईदर अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज द केस में भी। ऐसे केसेस में या तो आप पीजीबीपी की इनकम होगी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की होगी। दिस रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ सम रिसीवेबल फॉर द टू लेटिंग इज फिक्स्ड सेपरेटली। ये रूल तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा जब दोनों के रेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सेपरेटली हुआ है, तब भी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब सिचुएशन ऐसी बन जाए कि पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है रेंटल इनकम, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में पार्टी, एक सेकेंड मैं कहाँ था जी, जब सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं कर सकता, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप मुझे फर्नीचर नहीं दे सकते, प्लांट नहीं दे सकते, तो ऐसे केसेस में जो कंपोजिट रेंट है उसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, और कर भी देंगे तो भी ऐसी इनकम को पीजीबीपी में ले जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड का नहीं रहेगा। सी, वेयर कंपोजिट रेंट इज रेंट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, where composite rent is rent of letting out of building and letting out of other assets like furniture, plant, etc. and the two letting are separable. Letting of one is acceptable to the party without letting of the other. मतलब अब यहाँ पे सिचुएशन अलग है, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, कोई बात नहीं, मुझे फर्नीचर मत दो, प्लांट मत दो, मुझे बिल्डिंग दे दो। लेकिन पहले केस में क्या था कि भैया फर्नीचर प्लांट के साथ मुझे बिल्डिंग चाहिए, दोनों अगर मुझे नहीं दे सकते तो नहीं चाहिए रेंट पे, तो ऐसे केसेस में फिर पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, पार्टी को एक्सेप्टेबल है, भाई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग ही दे दो, या फर्नीचर या प्लांट है वो भी अलग से दे सकते हो। इन सच सिचुएशन इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, तो अब बिल्डिंग अगर उसको सेपरेट चाहिए तो ले लो भैया अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब जब पार्टी एग्रीड करती है कि मुझे सिर्फ बिल्डिंग ही चाहिए, दे सकते हो, या फिर फर्नीचर प्लांट ही चाहिए, तो बिल्डिंग वाला पार्ट जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। एंड इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट अदर असेट्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज द केस में भी, और जो अदर असेट का जो रेंटल होगा वो या तो पीजीबीपी में चला जाएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। दिस रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ द असेसी रिसीव्स कंपोजिट रेंट फ्रॉम हिज टेनेंट फॉर टू लेटिंग्स। ये रूल तब भी एप्लीकेबल होगा जब वो कंपोजिट रेंट रिसीव कर रहा है, तब भी। मतलब पार्टी उसको इकट्ठा रेंट दे रही है, भाई 1 लाख रुपए दे रही है, उसमें 50,000 रुपये बिल्डिंग के दे रही है, 50,000 फर्नीचर उसके प्लांट के दे रही है, कोई बात नहीं, इकट्ठा ले लिया 1 लाख रुपये तो अलग कर लो, 50,000 जो रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और 50,000 वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या पीजीबीपी में चली जाएगी। आई थिंक दोस्तों मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है इन तीनों पॉइंट को, कंपोजिट रेंट को, तो आप अच्छे से समझे होंगे, और ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंपोजिट रेंट का, वो भी हमने कवर कर लिया। अब देखने जा रहे हैं 8.4 को ऑनर्स। को ऑनर्स मतलब नाम से पता चल रहा है एक से ज़्यादा ऑनर हैं किसी प्रॉपर्टी के। इफ़ अ हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन, वही बात है, 1, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं एक ही प्रॉपर्टी के ऑनर, देन सच पर्सन आर नोन एज को ऑनर्स। तो ऐसे लोगों को बोलेंगे को ऑनर्स। को फाउंडर आपने सुना होगा, कोई बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया, उसके 4 फाउंडर हैं, 4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया, तो चारों क्या कहलाते हैं, को फाउंडर। इफ़ रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ को ओनर्स आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, अगर को ओनर्स के शेयर्स डिटरमाइन है, फिक्स्ड है, डेफिनेट है, असर्टेनेबल है, निश्चित है, जैसे कि भाई 100% है, मान लो कि 100% में एक बंदे का जो राइट है वो 20% है, बी बंदे का 20% है, सी का 40% है ना, तो इस तरीके से फिक्स्ड है। द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द कंप्यूटेड इनकम प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, तो उस शेयर में उसकी बंदे की टोटल इनकम मानी जाएगी। इट में बी नोटेड दैट को ओनर्स आर नॉट टैक्सेबल एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, को ओनर को एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरीके से टैक्स नहीं किया जाता, एओपी की तरह टैक्स नहीं किया जाता। बस
मतलब ये अगर 1 लाख की इनकम हुई है रेंटल इनकम और मेरा 20% का उस प्रॉपर्टी में शेयर है तो मेरी इनकम कितनी होगी 20,000। तो मेरी टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000 आ जाएगी, बाद बाकी 80,000 उन लोगों के हिस्से में चली जाएगी, तो वो है को ओनर। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स 8.5 व्हेन प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कब प्रॉपर्टी इनकम को टैक्स के लिए कंसिडर नहीं करेंगे या कब प्रॉपर्टी इनकम चार्जेबल नहीं रहेगा टैक्स के लिए, वो देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग केसेज रेंटल इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये वो केसेज हैं जिसमें रेंटल इनकम टैक्स नहीं करेंगे। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। ये हमने एग्रीकल्चरल इनकम के चैप्टर में पढ़ा था कि जो खेत है उससे होने वाली अगर कोई इनकम है, रेंटल इनकम है, तो उस पर टैक्स नहीं होता। वही बात यहाँ लिखी गई है। सेकेंड, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस ऑफ एन एक्स रूलर। मतलब जो राजा थे, एक्स रूलर, पहले कभी वो रूलर थे, राजा थे, किंग थे, अगर उनका क्या होता है, पैलेस जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर लेती है और उनकी जो एनुअल वैल्यू है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। ऐसे केस में मतलब ये राजा लोगों को जो अगर रेंटल इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स नहीं है अभी भी। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन है सर? भाई आपने ये सुन लिया ना, ये आपने ये जाना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, तो लोकल अथॉरिटीज़ भी तो एमसीडी है, लोकल अथॉरिटी तो है ये। तो ऐसे की अगर प्रॉपर्टी इनकम हो रही है तो भी टैक्स नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। मतलब ऐसे रिसर्च एसोसिएशन है जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, हमारी कंट्री के लिए साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की अगर प्रॉपर्टी इनकम है। DRDO है जो गवर्नमेंट एजेंसी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक ऐसा ही है। इसरो है, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये लोग जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हैं उनके पास अगर प्रॉपर्टी और उनकी रेंटल इनकम हो रही है तो उस पर भी टैक्स नहीं होगा। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। कुछ कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी इनकम हो रही है, रेंटल इनकम हो रही है, तो भी टैक्स नहीं करेंगे। पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, इलाज करने का काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी टैक्स कर दोगे? तो नहीं करते। इनकम, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ ट्रेड यूनियन। जैसे ना ट्रेड यूनियन होते हैं कि जो व्यापार के भलाई के लिए अच्छा काम करते हैं, लेबर्स की भलाई के लिए या सोसाइटी की भलाई के लिए, तो ट्रेड यूनियन की अगर प्रॉपर्टी इनकम है तो भी टैक्स नहीं करेंगे। मतलब इनकम टैक्स बहुत अच्छा भी है। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो चैरिटेबल पर्पस, मतलब दान पुण्य करने के लिए जो इकट्ठा किया हुआ, जैसे बाबा लोगों का आपने देखा वो चैरिटेबल पर्पस के लिए बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और उससे अगर कोई इनकम हो जाती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाती है, चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी रखी है, तो फिर टैक्स नहीं होगा। नाउ 8, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है ना, ऐसे ही कई सारे पार्टी हैं, जैसे BSP, बहुत सारी पार्टीज हैं। अगर उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी की अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम है तो उस पर भी टैक्स नहीं है। प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने अपनी ही प्रॉपर्टी अपने ही बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ कर लिया तो उससे होने वाली कमाई को भी टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि फिर PGPP की बात आ जाएगी ना। इनकम फ्रॉम वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक घर है उसमें मैं खुद ही रह रहा हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उससे भी होने वाली इनकम पे टैक्स नहीं करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। ये 10 पॉइंट ऐसे थे सर जिससे इनकम होने पर भी टैक्स नहीं करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो नेक्स्ट टॉपिक है 8.6 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कि सर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में अब कंप्यूटेशन कैसे करें, इनकम को कंप्यूट कैसे किया जाएगा। बट ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।